Hello students, today I will teach you the second poem of intermediate syllabus, The True Beauty, composed by Thomas Carey. In this particular poem, the poet compares two kinds of beauties. The first one is physical beauty and second is spiritual beauty. While comparing these two beauty, the poet tells us that physical beauty is the beauty of cheeks, lips and eyes, and physical beauty is temporary beauty. Physical beauty wastes away with the passage of time. It decays with the passage of time. It wastes away with the passage of time. It is not permanent. So, the love based on physical beauty also wastes away with the passage of time. On the other hand, spiritual beauty is the beauty of mind and soul. Spiritual beauty is everlasting and permanent. It does not waste away with the passage of time. So, spiritual beauty is the real beauty and it is true beauty. In the last line of the poem, the poet says that he hates physical beauty and he loves spiritual beauty because physical beauty wastes away with the passage of time and spiritual beauty does not waste away with the passage of time. Time cannot destroy spiritual beauty, so it is real and true beauty. प्रिय विद्यार्थियों, इस छोटी सी पोयम के माध्यम से कवि ने वास्तविक सौंदर्य का वर्णन करते हुए ये बताने का प्रयास किया कि वास्तव में सौंदर्य, आध्यात्मिक सौंदर्य ही सच्चा सौंदर्य है, जिसके ऊपर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए वह व्यक्ति जो आध्यात्मिक सौंदर्य से प्रेम करता है, उसका प्रेम सच्चा होता है और वह कभी नष्ट नहीं होता। जबकि वह प्रेम जो शारीरिक सौंदर्य पर आधारित होता है, वह समय के साथ नष्ट हो जाता है, क्योंकि समय के साथ शारीरिक सौंदर्य समाप्त हो जाता है। इस पोयम को आप लाइन बाय लाइन देखने का प्रयास करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पोयम से रिलेटेड दो तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में मिलेंगे। एक होगा सेंट्रल आइडिया और दूसरा होगा एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन। इसलिए आपको लाइन बाय लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो आइए हम पोयम को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप देखें, इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोयम इज डिवाइडेड इनटू टू स्टेंजास एंड इन द फर्स्ट स्टेंजा द ऑथर इज गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट द फिजिकल ब्यूटी। द पोएट सेज दैट he that loves a rosy cheek, कवि कहते हैं कि वह व्यक्ति
जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है। रोजी चिक, आप यहां पर इस शब्द को देखें और फिगर्स ऑफ स्पीच को रिमाइंड करें तो आपको पता चलेगा कि हियर द चिक is being compared with the rose without the words as, like and so. So here is metaphor. The poet says that the man who loves the chicks like rose or a coral leaf admires, वह व्यक्ति जो coral leaf, again the lip like coral, you know, a costly gem in red color, लाल रंग का एक कीमती रत्न, उससे तुलना की गई है होठों की। मनुष्य के होठ यदि लाल रंग के रत्न की तरह, मूंगे जैसे लाल रंग की तरह ओठ जो है अधिक आकर्षक और सुंदर होते हैं। एंड अगेन फ्रॉम स्टार लाइक आईज डथ से, स्टार लाइक आईज, आंखें स्टार की तरह, तारे की तरह। यहां लाइक का प्रयोग करके कवि ने बड़ी सुंदरता से सिमली का एग्जाम्पल प्रस्तुत किया। सिमली फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग कर दिया, यानी आंखों की तुलना तारे से कर दिया। इस प्रकार कवि ने 3 पंक्तियों में यह बताने का प्रयास किया कि वह व्यक्ति जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है, या मूंगे जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है, या तारे जैसी आंखों में ढूंढता है। क्या ढूंढता है? फ्यूल, ईंधन को। कौन सा ईंधन? अपनी प्रेम रूपी अग्नि को जलाने का ईंधन। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, द फायर्स ऑफ लव। अपनी प्रेम रूपी अग्नि को जलाने के लिए जो शारीरिक सौंदर्य रूपी ईंधन का प्रयोग करता है, एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डीके, जैसा कि वृद्धावस्था इन शारीरिक सौंदर्य को नष्ट कर देता है। इसीलिए शो हिज फ्लेम्स, इसीलिए उसकी लपटें, किसकी लपटें? द फ्लेम्स ऑफ लव which is made by the fuel of physical beauty must waste away, वह भी नष्ट हो जाती है। संपूर्ण पंक्तियों को मैं आप सभी के समक्ष एक्सप्लेनेशन के रूप में रखता हूं। द पोएट सेज दैट फिजिकल ब्यूटी इज द ब्यूटी ऑफ cheeks, lips and eyes, and the man who loves with the physical beauty, who likes the physical beauty, is temporary, because physical beauty wastes away with the passage of time. The time destroys physical beauty, so the love based on physical beauty also wastes away with the passage of time, so it is temporary. Next stanza की ओर चलते हैं। The poet says that but a smooth and steadfast mind, smooth and steadfast mind, शांत और स्वच्छ मस्तिष्क, जेंटल थॉट, सभ्य विचार,
एंड calm desires, और शांत इच्छाओं से जो व्यक्ति प्रेम करता है, hearts with equal love combined, जो अपने हृदय में आध्यात्मिक सौंदर्य और प्रेम को मिश्रित करके रखता है। इक्वल लव कंबाइंड, समान रूप से दोनों को मिश्रित करके रखता है। काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, वह कभी न नष्ट होने वाली प्रेम रूपी अग्नि को प्रज्वलित कर लेता है। मीन्स द पोएट सेज दैट spiritual beauty is the beauty of mind and heart, and it does not waste away with the passage of time. Time cannot destroy it. So the love based on spiritual beauty is permanent and everlasting. It will not be destroyed by the passage of time. At last, the author says that where these are not I despise, जबकि मैं इन चीजों से घृणा करता हूं, जैसे लवली चिक्स, सुंदर गाल, लिप्स, होठ और आईज या आंखें। At last the poet says that he loves spiritual beauty and he hates physical beauty, because physical beauty is temporary and spiritual beauty is permanent. So the love based on physical beauty is also temporary, and the love based on spiritual beauty is everlasting and permanent. इस प्रकार से आप सभी ने ये संपूर्ण पोयम को समझने का प्रयास किया। इनकी कुछ पंक्तियों को आप और भी ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो इसमें अलग अलग पंक्तियों में अलग अलग तरह के फिगर्स ऑफ स्पीच आपको देखने को मिलेंगे। ये पोयम जो है वो पोएट्री के लिरिक फॉर्म में लिखी गई है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने बोर्ड पर इसके एक्सप्लेनेशन से, रेफरेंस, कंटेक्स्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ों को लिख रखा है, मैं आपको उसको बताऊंगा। इसकी सेंट्रल आइडिया मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कुछ पंक्तियों में मैंने देने का प्रयास किया। आप चाहें तो उन्हें नोट कर सकते हैं, आप उन्हें समझने का प्रयास कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने प्रत्येक पंक्तियों को पढ़ते समय ही हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। आप उन्हें समझें और नोट करें। साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, इसे भी आपको समझने की जरूरत है। पीछे बोर्ड पर मैंने कुछ लिख रखा है, इसे आप ध्यान से देखें। सबसे पहले तो पोएम नंबर 2, ये द ट्रू ब्यूटी। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पोएट के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी चाहिए। इसे आप पढ़ने में कुछ और भी पढ़ सकते हैं, परंतु आप जानें कि ये टॉमस और ये केरे, द पोएट इज टॉमस केरे, who composed the poem The True Beauty। जब आप इस ट्रू ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी स्टेंजा दी गई होगी, उसका आप रेफरेंस लिखेंगे, तो रेफरेंस यहाँ मैंने लिख रखा है, इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। These lines have been taken from the poem The True Beauty। आप इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। Composed by Thomas Carey। कॉन्टेक्स्ट में मैंने 2 कॉन्टेक्स्ट लिख रखा है, क्योंकि पोएम की 2 स्टेंजा है, तो दोनों स्टेंजा में आपने देखा कि फर्स्ट स्टेंजा में फिजिकल ब्यूटी को डिस्क्राइब किया गया
और सेकेंड स्टेंजा में स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में बताया गया है। तो जब भी आप कॉन्टेक्स्ट तैयार करेंगे तो आपको इन दोनों को अलग अलग रूप में देखना होगा। जिस तरह की स्टेंजा सामने होगी उसका कॉन्टेक्स्ट उस तरह का आपको बनाना होगा। प्रिय विद्यार्थियों, पढ़ते समय सावधानी बरतें कि प्रत्येक स्टेंजा का कॉन्टेक्स्ट अलग अलग हो सकता है, इसीलिए मैंने 2 स्टेंजा के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट लिख रखा है। पहला फर्स्ट लिख दिया है मैंने, इसे आप ऐसा नहीं कि दोनों स्टेंजा में दोनों कॉन्टेक्स्ट लिख दें, जो स्टेंजा सामने हो उसका, जैसे फिजिकल ब्यूटी की स्टेंजा आपके सामने हो तो उसका कॉन्टेक्स्ट आप पहला नंबर लिखेंगे, स्पिरिचुअल ब्यूटी हो तो उसका दूसरा लिखेंगे। इसमें आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इन दिस लाइन्स द पोएट टेल्स अस दैट फिजिकल ब्यूटी फेड्स विथ द पैसेज ऑफ टाइम, यानी इन पंक्तियों में कवि हमें बताते हैं कि शारीरिक सौंदर्य समय के साथ मुरझा जाता है या नष्ट हो जाता है। दूसरा कॉन्टेक्स्ट है इन दिस लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोएट टेल्स अस दैट, कवि हमें बताते हैं कि स्पिरिचुअल ब्यूटी, जो आध्यात्मिक सौंदर्य है, इज एवर लास्टिंग, वह हमेशा के लिए होता है। टाइम कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट, समय इसे नष्ट नहीं कर सकता। सो इट इज ट्रू ब्यूटी, इसीलिए यह सच्चा सौंदर्य है। अगेन, जब आप स्टेंजा की अगली हेडिंग जो एक्सप्लेनेशन बनेगी, एक्सप्लेनेशन लिखते समय आप उन सभी चीज़ों को लिखें जो मैंने बताने का प्रयास किया है। अलग अलग विद्यार्थी के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं और अलग अलग तरह का एक्सप्लेनेशन, अलग अलग मीन्स सेंस सेम होगा, सेंटेंसेस अलग अलग तरह से बनाए जा सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद अंतिम में आप चाहें तो कमेंट्स लिख सकते हैं या नोट लिख सकते हैं, या उसे लिटरेरी एप्रिसिएशन की हेडिंग डाल करके आप लिख सकते हैं उस पोयम के बारे में कि इस पोयम में फला पंक्ति में फला फिगर्स ऑफ स्पीच है। इससे आपके मार्क्स पॉजिटिव हो जाते हैं। इवैल्यूएशन करते समय टीचर्स उससे प्रभावित होते हैं और आपके जो मार्क्स होंगे वो पॉजिटिव मार्क्स में हो जाएंगे। अर्थात 8 नंबर के क्वेश्चन में आप मैक्सिमम नंबर गेन कर पाएंगे यदि आप उसे अच्छे से लिखने का प्रयास करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये पोयम आपको समझ में आ गई होगी। आप इसे अपनी टेक्स्ट बुक के साथ पढ़ते दोहराते रहें। आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप अपने मित्रों के बीच में इसे जरूर शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका फायदा उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने अपने स्टडी में व्यस्त रहें और ईश्वर आप सभी को सदा प्रसन्न रखें।